साथियों, आपका यस मस्ट पॉइंट में स्वागत है। आज हम लेके आए हैं संसद के संबंध में ही क्वेश्चन चल रहे हैं, उसी क्रम में आगे क्वेश्चन लेके आए हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिए, कंफ्यूजन नहीं रखना है। और सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं इसमें रखे गए, जो पूर्व में क्वेश्चन आए हुए हैं वही क्वेश्चन रखे हुए हैं, व्याख्या सहित है, तो इसलिए आपको अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम समय तो आप अच्छे से रिविजन कर लीजिए, एक बार जरूर देखिए। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किस भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई नियम बना सकती है? कब बना सकती है? देखिए, बिना किसी राज्य की सहमति से। ध्यान रखिए दोस्तों, इस संबंध में सहमति हो या ना हो से मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो कई बार लगता है कि हमें राज्य से सहमत होनी चाहिए, ऐसा कुछ वैसा कंपल्सरी नहीं है, वो बना सकती है संसद। आगे आइए। संविधान के की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है दोस्तों? कौन बना सकता है कानून? संसद। तो एकदम क्लियर फैक्ट है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। आइए आगे देखते हैं। देखिए, दिया हुआ भी है। संविधान के अनुच्छेद 248 संसद की अवशिष्ट विधायी शक्तियों के बारे में प्रावधान करता है। इसके अनुसार संसद को किसी ऐसे विषय के संबंध में जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में प्रणीत उल्लेखित नहीं है, ठीक है दोस्तों, उल्लेखित नहीं है, विधि बनाने का अनन्य शक्ति प्राप्त है। आइए अगला देखते हैं। कौन सा कथन सही है दोस्तों बताना। देखिए, इसमें स्टार लगा हुआ है, तो ये क्वेश्चन डिस्प्यूटेड है, इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, जो डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है उसके डिटेल पढ़ लीजिए, जिससे कि आगे क्वेश्चन जब आए तो आपको क्लियर रहे। देखिए, इसमें क्या कह रहा है, लोकसभा के निर्वाचन, ठीक है दोस्तों, निर्वाचन कोई प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है, ठीक, क्लियर। पर राज्यसभा का प्रत्याशी समानता वहीं का होना चाहिए। ये प्रथा पहले थी जहाँ से वो प्रत्याशी बना है, लेकिन 6 अप्रैल 2003 को जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950, ये भी आता है कि जनप्रतिनिधि अधिनियम किस ईयर का है, तो 1951 का है, में संशोधन किया गया। अब कोई भी व्यक्ति किसी राज्य से के लिए कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, ओके दोस्तों, वह चाहे किसी भी राज्य का निवासी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और देख लीजिए उस समय चूंकि क्वेश्चन रहा होगा वैसा, अर्थात उस समय जो है नियम था नहीं, तो उस हिसाब से क्वेश्चन था, इसी वजह से उसको स्टार लगा दिया गया। आगे आइए। निम्न क्रिया विधियों में से कौन सी ऐसी विधि धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका हो किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो? ठीक है, क्या है? देखिए, इसमें क्या होगा, यह पारित समझा जाएगा कि यदि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन करके स्वीकार अथवा अस्वीकार करे, करते हुए पास कर दे। मतलब एक बार जाता है धन विधेयक, दोबारा नहीं आता है, और 14 दिन तक अगर रोक रखा राज्यसभा ने कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी है तो ऑटोमेटिक पास बनाता है, ये नियम है। आइए आगे देखते हैं। अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। यह घटना कहलाती है, क्या कहलाती है दोस्तों? बैठ जाना, यील्डिंग द फ्लोर। ओके, आइए कुछ घटनाक्रम है संसद के कार्रवाई के, उसे देख लेते हैं, जानना आवश्यक है। मर्यादा, विनम्र या स्वीकार्य व्यवहार बनाए रखना, ठीक है दोस्तों। पक्ष त्याग, पक्ष त्याग मतलब सदन के किसी सदस्य द्वारा वह जिस दल से चुनकर आया है उसका त्याग कर दूसरे दल में शामिल होना पक्ष त्याग कहलाता है। अंतःप्रदन, तो अंतःप्रदन क्या है? किसी सरकारी अधिकारी से किसी नीति या कार्य के विवरण की मांग है तो संसदीय प्रक्रिया अंतःप्रदन कहलाती है। बैठ जाना, ठीक है, अध्यक्ष किसी भी सदस्य को बोलने से रोक कर अन्य को बोलने के लिए कह सकता है, ये अध्यक्ष का अधिकार होता है। आगे ये शून्यकाल, संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है? कहाँ की देन है? अपने इंडिया की देन है, तो यार दोस्तों कन्फ्यूजन रखिएगा, इंडिया की देन है। शून्यकाल क्या होता है देख लीजिए। विशिष्ट भारतीय संसदीय व्यवहार है। लोकसभा के प्रश्नकाल के बाद का समय शून्यकाल कहा जाता है, जिसकी अवधि अधिकतम 1 घंटा हो सकती है, ठीक दोस्तों, जिसे 0 आवर भी कहा जाता है। यह सामान्यतः दोपहर 12 से 1 बजे तक का समय होता है। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल शब्द को औपचारिक
मान्यता नहीं प्राप्त है। ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। शून्यकाल में किसी मामले को उठाने के लिए सदस्य प्रतिदिन पूर्वान्ह 10 बजे से पूर्व अध्यक्ष को सूचना देता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, देते हैं। किसी मामले को उठाने या ना उठाने की अनुमति या मामलों के क्रम का निर्णय अध्यक्ष पर निर्भर करता है। वर्तमान में शून्यकाल के दौरान लोकसभा में 20 मामले उठाए जाने की अनुमति है। ओके दोस्तों, जबकि राज्यसभा में 7 से अधिक मामले नहीं उठाए जा सकते हैं। इस दौरान सदन का कोई सदस्य अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित प्रश्न मंत्री से पूछ सकता है और उत्तर देने को कह सकता है। ओके दोस्तों, देखिए भाई आ गया। शून्यकाल का अधिकतम अवधि क्या होती है? 1 घंटा। अभी ऊपर देख चुके हैं। शून्यकाल का टाइम क्या है दोस्तों? देखिए अभी आप ऊपर देख चुके 12 से एक ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और तो उसको अब तो भूलेगा नहीं, आपको एक बार पढ़ गया तो। अगला, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है दोस्तों? दोस्तों क्या है? प्रश्न उत्तर सत्र। ठीक है दोस्तों, प्रश्न उत्तर सत्र। कन्फ्यूजन नहीं रखेगा, इसमें लोग पहला मारते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे आइए। निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही, देखो दोस्तों बताना क्या है, सही है बताना है। तो सही कौन सा? धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तावित किया जाता है, बिल्कुल गलत। लोकसभा में। धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी, बिल्कुल गलत। केवल और केवल लोकसभा में। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तावित नहीं किया, ये भी गलत हो गया, नहीं तो हो ही नहीं सकता। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तावित किया था, बिल्कुल सही आंसर हो गया डी। वही डिटेल दे दिया है आपको। ठीक है, यह पहले भी पढ़ चुके हैं। धन विधेयक को लोकसभा में पारित किया था और लोकसभा से राज्यसभा भेजते हैं और राज्यसभा इस पर हस्ताक्षर करे या संशोधित करे कर भेज देती है। अगर नहीं भेजती है तो 14 दिनों के भीतर वो पास माना जाता है। ये फैक्ट है, याद रखिए। अगला, किसी निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए बताना क्या है, सही है बताना है। ठीक है दोस्तों, तो सही कौन सा है? धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है। सेम क्वेश्चन ऊपर नीचे आ गया है। धन विधेयक कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? कहाँ? लोकसभा में। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई जाती है। कब तक? 14 दिन। देखिए अभी अब मैं ऊपर बता चुका हूँ, 14 दिनों तक। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन। लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम इतने समय तक रोक सकती है। कितने? 14 दिन। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है। देखिए फिर सेम क्वेश्चन आ गया है। तीनों तक अंदर से इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए 14 दिन के अंदर। फिर आ गया अगला क्वेश्चन है, जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्देश या रेफर किया जाता है तो इसके द्वारा पारित किया जाना होगा। कैसे दोस्तों? उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत होता है। दोस्तों ध्यान रखें, संयुक्त बैठक में जब भी कोई विधेयक पास होता है तो साधारण बहुमत ही बहुत रखता है मायने। ठीक है, इसमें कभी नहीं होना आपको कि आप लगा देंगे 2/3, अक्सर लड़के लगा देते हैं। आइए आगे देखते हैं। यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी है और इस बीच लोकसभा विघटित हो जाए तो क्या होगा दोस्तों? क्या होगा? संयुक्त सत्र यथा समय आहूत होगा। ठीक है दोस्तों, लोकसभा विघटित होने के बाद अगली लोकसभा गठन तक लोकसभा वही मानी जाती है। आगे आइए। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? देखिए दोस्तों, बुलाता कौन है संयुक्त बैठक? राष्ट्रपति है। अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, सॉरी लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना करना दोस्तों। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। और अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत आता है, इसको आपको भूलना नहीं है, कंफ्यूजन में नहीं रहना आपको। आइए आगे देखते हैं। संसद के दोनों, अगर आपको लगे डिटेल पढ़ लीजिए और आपको क्लियर हो जाएगा। आइए, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया है, स्पीकर या अर्थात लोकसभा अध्यक्ष। फिर सेम क्वेश्चन आ गया, लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक की सभापतित्व कौन करता है? स्पीकर। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर दोस्तों बताइए क्या होता है, दिमाग में रिकॉल करिए। प्रोटेम स्पीकर पहली बैठक में वरिष्ठ सदस्य होता है, लोकसभा सदस्य, वो जो है
अध्यक्षता करता है उसको कहते हैं प्रोटेम स्पीकर। उसका कार्य क्या होता है? एकमात्र कार्य होता है शपथ दिलाना सदस्यों को। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, सेम क्वेश्चन आ गया, लोकसभा अध्यक्ष। कौन संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है? लोकसभा। देखिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतनी बार आया है, जितना इंपॉर्टेंट हो उतनी बार आएगा। आगे आइए, बताना क्या है कौन से सही है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में देखिए बताना क्या है, सही बताना है। भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में संस्कृत है, बिल्कुल सही। लोकसभा तथा राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक 1961 में हुई थी, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्या है ऑप्शन? भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक बैंक सेवा आयोग निरसन बिल को पारित करने के लिए हुई थी, बिल्कुल सही। ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3, हाँ डी। ठीक है, डिटेल पढ़ लीजिए, देखिए अब क्लियर हो जाएगा। भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में वर्णित है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट कर लीजिए आप। संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित किया जाता है जब किसी साधारण विधि निर्माण विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद हो। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक दहेज निरोधक विधेयक 1959 6 मई और 9 मई 1961 को आयोजित की गई। यह प्रथम संयुक्त बैठक थी। तृतीय संयुक्त बैठक बैंक सेवा आयोग निरसन बिल 1977 को पारित करने के लिए 17 मई 1978 को आयोजित की हुई। ठीक है, तथा तृतीय संयुक्त बैठक 26 मार्च 2002 को आतंकवाद निरोधक विधेयक 2002 के अवसर पर आयोजित की गई। आइए अगला देखते हैं। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। ठीक है, बताना क्या है, कोटक में उत्तर देना। कब होता है आयोजित? भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए। बताइए दोस्तों, बिल्कुल गलत। अगला, भारत के उपराष्ट्रपति, बिल्कुल गलत, निर्वाचन के लिए बिल्कुल नहीं होगा। भारत संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, देखिए हमेशा संयुक्त बैठक होती है साधारण विधेयक के लिए, विशेष विधेयक के लिए साधारण वो मतलब संयुक्त बैठक नहीं होती है। अगला क्या है? ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, बिल्कुल सही। आइए अगला देखते हैं। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? दहेज प्रथा, दहेज निर्मूलन विधेयक में पहले से। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की स्थिति, किन स्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है? दोस्तों हो गए, बताना है इसमें। देखिए बताना क्या है, सही उत्तर चुनिए, मतलब सही चुनना है। साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में, बताइए दोस्तों, बिल्कुल। धन विधेयक की स्थिति में नहीं, धन विधेयक में तो एकाधिकार प्राप्त है उसको, लोकसभा को। संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं। ऑप्शन हो जाए केवल एक किसमें है? ए। ओके, ध्यान रखिए, साधारण संयुक्त बैठक हमेशा साधारण विधेयक के लिए ही लागू होता है। और संयुक्त बैठक किसमें है? 108, अनुच्छेद 108। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? बस सेम क्वेश्चन आ गया है, साधारण विधेयक। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं मारना है। अगला ये, कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है? तो सीधी बात, दोनों पे। ओके दोस्तों, दोनों में किसी में रख सकते हैं, केवल वित्त विधेयक या धन विधेयक को छोड़कर। धन विधेयक लोकसभा रखते हैं। और कई भी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि नए राज्यों का गठन संबंधित हो गया या प्रशासनिक सेवा में संबंधित हो गया। ठीक है, तो अलग अलग सब में वो है। आगे आइए, निम्न में से कौन से सही बताने हैं? ठीक है, लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके 17 स्थान पर व्यक्तिगत लैप्स हो जाता है। बताइए, हो जाता है लोकसभा में लंबित विधेयक उसके 17 स्थान पर, नहीं 17 स्थान पर विघटन पर लैप्स होता है, 17 स्थान पर लैप्स नहीं होता है। राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा में पारित नहीं किया गया है लोकसभा के विघटन पर व्यक्तिगत नहीं होगा। बताए, बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है,
अगर वही उल्टा राज्यसभा लोकसभा ने पारित किया गया है, उसका विघटन हो गया है, तो व्यक्तिगत हो लैप्स हो जाएगा। ये है। लेकिन अगर राज्यसभा में पास किया गया कोई बिल विधेयक पास होकर लोकसभा में दिया गया, तो लोकसभा अगली जब बैठेगी तो उस पर निर्णय होगा, फिर बैठक होगी। आइए अगला है, ये कॉन्सेप्ट वाइज है इसीलिए क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है। अगला बताना है, ठीक है, बताना क्या है, कौन से सही हैं। तो क्या है, राज्यसभा का सभापति तथा उप सभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। बताइए दोस्तों, बिल्कुल देखिए, राज्यसभा का सभापति तो नहीं होता है, लेकिन उपसभापति होता है सदन का सदस्य। जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता है। बिल्कुल सही। उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, केवल 2। ये तो फैक्ट आप पढ़ चुके हैं ऊपर, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में वही सेम है, आप डिटेल पढ़ लीजिए। आइए आगे, ठीक है। तो आज ये सारे क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कॉन्सेप्टुअल भी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए जिससे कि आपको आगे आसानी हो आंसर देने में। बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।